कभी कभी ये होता है ना कि जब आप जिन लोगों से मिलने जा रहे होते हो तो आपके साथ भी वैसा ही होता है। जब आज के शूट की बात आई थी तो आज एडवेंचर वाला शूट था, आज पहाड़ों वाला शूट था, और जब मैं सुबह शूट करने आ रहा था तो ज़ोरदार बारिश हुई, मैं थोड़ा बहुत भीग भी गया और मेरे साथ भी एडवेंचर हो गया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो कौन होंगे। वो एडवेंचर से जुड़ी वो शख्सियत है और राजस्थान के पहले सिविलियन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था। नमस्कार, मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे हैं सफल कहानी। और आज बात करेंगे गौरव शर्मा की, राजस्थान के पहले सिविलियन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया, और बहुत उनके बारे में अलग अलग चीज़ें जो आज हम जानेंगे। ये उनका ऑफिस है, एक ऑफिस यहाँ है, एक ऑफिस वो अपना हिमालय में रखते हैं, रिजॉर्ट है, उन्होंने अपना ब्रांड बना लिया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो उनसे बात करके उनसे मिलके ही जानेंगे। तो आओ मेरे साथ, हम मिलते हैं आज। एंड आई एम एंटरिंग हिज ऑफिस। इनके ब्रांड स्टोर्स के कपड़े हैं और चीजें हैं। मे आई कम इन सर? वेलकम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गौरव शर्मा, मैं आपको इतनी देर से बता रहा था, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बता के आया हूं, लेकिन हम बात करेंगे तो और चीजें पता लगेंगी। नमस्कार। आज के हम एपिसोड इनके साथ शूट करेंगे और सफल कहानी में जानेंगे कि कैसे चीजें हुई। हाँ, मैं लाइव स्टोरी पे नहीं जा रहा हूँ, लाइव स्टोरी आप बहुत सारी जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो चीजें आज हम जानेंगे ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। शूट के लिए रेडी सर? बिल्कुल रेडी। आइए हम बैठते हैं हमारी जगहों पे, चीजें करते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट द शूट। अगले 50 मिनट आपको बहुत मजा आने वाला है। अब हम बैठ गए हैं अगले 40 मिनट खूब सारी बातें करने के बारे में। मैं नहीं पूछूंगा आज आपसे गौरव जी बिल्कुल भी कि संघर्ष कैसा रहा, आपका स्ट्रगल कैसा था, क्या क्या अचीव किया, क्योंकि शायद दुनिया में या एटलीस्ट हमारे भारत में तो कोई नहीं होगा जो आपको नहीं जानता होगा। मुझे जो चीज़ें पूछनी है ना, सबसे पहले तो वो पता करना है। एक किस्सा है आपका, जब बचपन में आप साइकिल से लद्दाख पहुंच गए थे जी। उम्र क्या थी उस वक्त? पौने 17 साल। पौने 17 साल। 17 साल में हमें ये नहीं पता होता, क्योंकि मैं देखो आप लोगों को पता होगा हम एक ही शहर से भी ताल्लुक रखते हैं, आप भी चूरू से ही हैं। उस उम्र में तो बच्चे को ये पता नहीं होता है कि स्कूल से घर वापस में जाते टाइम कहीं रुक सकता हूँ कि नहीं रुक सकता हूँ। तो उस टाइम में हिम्मत कहाँ से आई थी कि मेरे को लद्दाख जाना है, वो भी साइकिल पे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका मनु। हिम्मत व्यक्ति के, कहते हैं साहस मनुष्य का पहला गुण है जो बाकी गुणों की गारंटी देता है। ये सर विंस्टन चर्चिल का कथन है, रामायण में भी इसका उल्लेख है। एक के बाद एक स्थिति, जैसा कि आपने बताया कि हम चूरू में रहते हैं, तो वहाँ गर्मियों में -4 का हो जाना और सर्दियों में -4 का हो जाना, और गर्मियों में 50 डिग्री या 52 56 पहुंच रखा है, मतलब ये हालत हो गई है। 52 डिग्री जी। तो ये 55 डिग्री का वेरिएशन, उस स्थान पे रहना ही अपने आप में एक अभियान होता है। तो गर्मी में तपते, सर्दी में तपते, और उसके साथ में ही कुछ ऐसे लेसन्स हमने पढ़े सामाजिक विज्ञान के अंदर, सामाजिक ज्ञान में, और मदर और फादर का इंस्पिरेशन रही कि कुछ ऐसा काम करने के लिए हम प्रेरित हुए। और अगर आप सही पूछे तो तात्कालीन करगिल युद्ध हुआ था, तो करगिल युद्ध की जो न्यूज़ कटिंग्स आती थी और बहुत सारे शहीदों का शहीद हो जाना, बहुत सारे फौजी भाइयों का जो हमारे शेखावटी से और ख़ासकर हमारे चूरू से बिलोंग करते थे, तो उनका लगातार न्यूज़पेपर में चर्चा में करगिल का रहना, लद्दाख का रहना, तो ये एक ऐसा राष्ट्रवादी मानसिकता बन जाती है और एक राष्ट्रवाद का एक दिमाग में निर्माण हो जाता है कि जो अपने आप साहस को पैदा कर देता है। राष्ट्रवाद फैमिली बैकग्राउंड से आया या किताबों में पढ़ के या स्कूल में? मैं सिर्फ वो ओरिजिन जानना चाह रहा हूँ कि ये 17 साल की उम्र में बच्चा इस तरीके से सोचना इज ए बिट डिफिकल्ट, वो भी ऐसी छोटी जगह रहते हुए। मेरा सिर्फ मूल, देखिए, विचार कहीं से भी पैदा हो सकता है, विचार की कोई गति नहीं होती है। बिल्कुल। अभी कुछ मन है, कुछ देर में अगर यूएस पहुंच जाएगा, कुछ देर में जयपुर या कुछ देर में चूरू पहुंच जाएगा। तो हर चीज़ दिमाग में, मनु, मेरा मानना है 2 बार होती है, एक बार मस्तिष्क में और एक बार यथार्थ में। उन दोनों के बीच का जो गैप है, उस गैप को भरना, उसको एग्जीक्यूट करना ही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ से मतलब ये नहीं है कि कोई मेल है, ये मेल वर्ड नहीं है। कई लोग ऑब्जेक्ट कर देते हैं कि पुरुष, तो पुरुषार्थ जो है वो एक शक्ति है, एग्जीक्यूट करना है। तो उसको मेरे दिमाग में विचार आया, और ऐसा नहीं है, बहुत लोगों के जो यूथ है, जो बडिंग, उसमें हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं, तो वो घूमना चाहता है, सैर करना चाहता है, पर्वत देखना चाहता है,
अलग क्लाइमेट को देखना चाहता है, ठंड देखना चाहता है, नीले आसमान के तले वो श्वास लेना चाहता है। तो एक्सप्लोर करने का एक स्वप्न था और उस स्वप्न को 4 चांद लगा दिए जब हमने कई फौजी भाइयों को शहीद होते देखा। तो करगिल को देखने की और उन्हें टू पे ट्रिब्यूट टू द मार्टिर्स ऑफ करगिल वार इन 1999. It was the first anniversary of Operation Vijay in 2000 when I started by solo bicycle expedition on a non-gear bicycle on 15th of August in year 2000. 15 अगस्त को आप निकले चूरू 15 अगस्त को चूरू जिला स्टेडियम, अच्छा, और लगभग वहाँ पे 7-8 हज़ार लोग थे, स्कूलों के बच्चे, लड़के लड़कियां। अच्छा, वो सेरेमनी के बाद ही सेरेमनी आपने- में, ओके। हाँ, राष्ट्रगान के बाद, सेरेमनी के बाद में, और सबका मुंह मीठा। उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, अच्छा, तो मुझे बहुत सारी बहनों ने वहाँ राखियाँ बांधी। कुछ जो मंत्री थे जिन्होंने मुझे रवाना किया था वो तो इमोशनल हो गए थे, उन्होंने मेरे माथे को चूमा। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है कि वो ये लड़का अकेला कैसे जाएगा करगिल में, लद्दाख में अकेला इस साइकिल से। तो वो एक मतलब बहुत भावुक करने वाला क्षण था। लोग छोड़ने के लिए शहर से बाहर गए और जब तक मुझे अच्छा लग रहा था, और जैसे ही उनको छोड़ा 10-5 किलोमीटर मतलब तो एकदम सिर्फ मैं और मेरी बाइसिकल थी और उस पर एक पंप लगा हुआ था। अच्छा, जैसा वो हवा के लिए पंप आप साथ लेके चले थे। हाँ, बहुत लंबी जर्नी थी। और बैगेज मतलब? मेरे पीछे कैरियर पे बंधा हुआ था, अच्छा, सीमित सामान था कैरियर पे, और पंचर लगाने की किट थी, पंप था स्टील का भारी भरकम, वो एक रस्सी से बांधा हुआ था साइकिल के फ्रंट डंडे के नीचे। अच्छा, और विदाउट गियर बाइसिकल थी, तो दिन में लगभग 70 से 80 किलोमीटर में बाइसिकल चलाता था, 70-80 किलोमीटर, और खड्डे वाली सड़कों पे। तो मुझे आज भी याद है, अगर आप रूट की बात करेंगे, क्योंकि ये जो भेंट वार्ता है आज की, ये बड़ी अनौपचारिक है। हाँ, मैं इसीलिए चीज़ें वो समझना चाह रहा हूँ। मतलब मुझे याद है कि आप टिप्स पे गिनिए, मैं पीछे जाता हूँ अब 22 साल पीछे जाता हूँ मैं। 22 साल पीछे अगर मैं जाता हूँ तो चूरू, सादुलपुर, हिसार, टोहाना, संगरूर, लुधियाना, जलंधर, मुकेरिया, दियालाचक, जम्मू, पठानकोट क्रॉस करके जम्मू, उधमपुर, बटोट और बनिहाल, अनंतनाग, श्रीनगर, सोनमर्ग, मीनमर्ग, द्रास, कैप्टन मोड को क्रॉस करके जोजिला पार, द्रास, करगिल, मुलबेख, खलसी, अलची, लामायुरू, सस्पोल, निम्मू, लेह के बाद में फिर मैं साउथ पुलू, दैन खरदुंगला पास। तो ये सारा मैंने याद इसलिए है क्योंकि इन घुटनों ने एक दिन जिया है ना, एक पैडल को जिया है। जिया, एक पैडल को जिया है। दर्द वर्द भी काफी हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें हुई होंगी। मैं अभी तो माउंट एवरेस्ट तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही इतना थ्रिल आने लग जाता है। अच्छा, उस टाइम एक चक्कर और भी तो था, ये भी तो नहीं था कि पिताजी से बोले घूमने, वो बोले ले बेटा 1 लाख रुपए ले और घूमने चला जा, ऐसे तो होते ही नहीं थे। तो चूरू जिला कलेक्टर ने एक पत्र लिखा था, स्टेट मतलब जो आगे वायरलेस किया था कुछ जिला कलेक्टर्स को, और एक लेटर बना के दिया था मुझे जी, तो कि आप इसको अपना कोऑपरेशन प्रोवाइड कीजिए। तो अक्सर जब मैं शहरी सभ्यताओं से बाहर निकल गया और जंगलात शुरू हुए, एक जगह तो ऐसी आई कि मुझे सब लोगों ने खूब सहयोग किया, और जब मैं श्रीनगर पहुंचने वाला था तो कुछ, क्योंकि मेरी साइकिल पे तिरंगा लगा हुआ था, तो आगे क्योंकि कुछ ऐसी मिलिटेंसी की घटनाएं होती रहती थी, जी, जी, जी। तो मुझे श्रीनगर से कुछ युग भी वही था, युग भी वही था। 7-8 साल ही हुए थे। तो मुझे श्रीनगर से कुछ किलोमीटर पहले एक पुलिस का ट्रक आया और उन्होंने ट्रक में मुझे साइकिल समेत बिठा लिया और फिर मुझे एसपी के पास ले गए। एसपी नाम याद नहीं है मुझे, पर जो एसपी थी वो एक महिला थी। अच्छा। और बहुत ही स्मार्ट व्यक्तित्व था उनका। तो मैं जब साइकिल चलाता था तो जो साइकिलिंग शॉर्ट्स होते हैं वो अक्सर शाम तक मेरे शॉर्ट नीचे से फट जाया करते थे। तो क्योंकि साइकिलिंग में जो घर्षण होता है थाइस के बीच में, और फिर इतनी कंफर्टेबल सीट्स नहीं होती थी, तो मैं पसीने में भरा हुआ था और चेहरा बदन काला पड़ा हुआ और गाल अंदर पिचक रहे थे। उस दिन दोपहर का खाना भी नहीं खाया था क्योंकि टारगेट था श्रीनगर पहुंचना है साइकिल पे। तो मुझे ट्रक सहित उन्होंने उठवाया और फिर मुझे एसपी ऑफिस में बुलाया, और आते ही उन्होंने मेरे को खड़े हुए और उन्होंने मुझे गले लगाया। तो ये इस पूरी जो जर्नी थी उसका पहला ऐसा वार्म वेलकम किया उस मैडम ने, जो सन 2000 में उस समय की तात्कालीन एसपी श्रीनगर थी। तो उन्होंने मुझे गले लगाया। शी वॉज इन वाइट ड्रेस, तो वहाँ शायद एसपी वाइट ड्रेस पहनते हैं उनकी यूनिफॉर्म में। फिर उन्होंने अपने ही चैम्बर में, और मैं नहाने के लिए गया अंदर, मैं नहा के आया और फिर उन्होंने वहीं पर जो पोस्ट लंच का टाइमिंग था, लंच टेबल पर मंगवा दिया वहीं पर। और मैं बातें उन्हें किस्से बता रहा था और साथ साथ में लंच अपना कर रहा था।
तो एक काजीगुंड नाम की जगह है 18 किलोमीटर आगे। चूँकि वहाँ सुरक्षा का कुछ खतरा था, मिलिटेंसी थी, तो तिरंगा साइकिल पर लगाना रिस्की था उस समय। तो उन्होंने मुझे अगले दिन वहीं नाइट स्टे किया मैंने, और सरकारी मेहमान बना मैं उस दिन। और अगले दिन सुबह मुझे उन्होंने अपने ट्रक से 18 किलोमीटर आगे श्रीनगर से ड्रॉप करवा दिया। फिर वहीं से फिर साइकिलिंग शुरू हुई, और रात को मैं अंधेरे में साइकिल चलाता हुआ सोनमर्ग, वहाँ से 90 किलोमीटर दूर। तो रातों को भी कंटिन्यूस ट्रैवल कर ही रहे थे? मुश्किल था, टॉर्च की बैटरी भी खत्म हो गई थी ना, उस टाइम डिजिटल कैमरे हुआ करते थे, कुछ नहीं था 2000 में तो। और साइकिलिंग मोटे सेल वाली, एवरेडी के जो सेल डलते हैं वो वाली टॉर्चेस थी, लंबी वाली टॉर्च थी, और साइकिलिंग की रस्सी से बांध लिया था, और खड्डे में पड़ के उसका एक कांच टूट गया। तो फिर रात को बड़ी मुश्किल से मैं भगवान का नाम लेता हुआ अंधेरे में पहुंचा। सिंधु नदी की आवाज़ आ रही थी, और एक पतली सी रोड थी, सिंगल रोड। तो ऐसे कई हमने फेस किए। देखिए, आज जो दुनिया है वो एंड्रॉयड की दुनिया हो गई, और सोशल मीडिया की दुनिया हो गई है। और आपने जो 20 साल पहले किया ना, टर्म अब आई है, हिच हाइकिंग करके टर्म है ट्रैवल इंडस्ट्री में, जहाँ पे आप लिफ्ट्स मांग के और ट्रकों के थ्रू ट्रैवल कर लेते हो जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं जी। तो आपने तो 20 साल पहले हिच हाइकिंग को जन्म दे दिया। 22 साल पहले जब ये किया था, तो मैं आपको बताऊंगा, हिच हाइकिंग से भी ऊपर मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि दिस वाज ए ट्रू एडवेंचर, ट्रू एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन वो नहीं है कि हम चार्टेड किसी माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस में बहुत सारे हम हायर करते हैं मैन पावर को, और जिसे बोलते हैं कि हिमालय के जो वीर हैं, शेरपा भाई, उनको हम हायर करते हैं, फिक्स रोप लगी हुई मिलती है और हम क्लाइंबिंग करते हैं। मैं हमेशा अपने जो यूथ है उनको एक मैसेज देता हूँ कि ये सब मैनिपुलेटेड स्क्रिप्ट है सारी, आप उसको करते हो। एडवेंचर वो है जिसके बारे में आप होमवर्क कीजिए, मैप की स्टडी कीजिए, लेकिन आप काम खुद कीजिए। जब एक एक्सपीडिशन आप करते हैं तो आप खाना बनाइए, आप देखिए कि मुझे खुद खाना, थकने के बाद अपने लिए फूड बनाना कैसा लगता है। बिल्कुल। आप लोगों को हायर करते हैं और ठंडे पानी में बर्तन धोते हैं, आपके लिए खाना आपके टेंट के अंदर प्रोवाइड करते हैं। आपको तो गर्म में मिल रहा है ना, तो एडवेंचर तो नहीं हुआ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल एडवेंचर नहीं हुआ। आप उसको खुद बनाते हैं, कंधों पर उठाते हैं, चलते हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्सप्लोर करना क्या चीज़ होती है। आप नेचर के खतरों को भांप सकते हैं। मारवाड़ी में एक कहावत है, फिरे झिको चरे। तो जो होमवर्क करेगा वो चरेगा। सिम्टम्स बता देते हैं नेचर की कि क्या खतरा आने वाला है। अगर आप पहले से बहुत कंफर्ट जोन में हैं, आप अपने टेंट में हैं या आप अपने कॉटेज में हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि तूफान है, उससे पहले के जो सिम्टम्स क्या होते हैं, मौसम कैसे बदलता है, सारी चीज़ें। सही बात। अच्छा, 17 साल के बाद स्कूल, उस टाइम आपकी क्लास, कॉलेज क्या चल रहा था? मैं 12th कर चुका था। 12th कर चुके थे। अब 12th के बाद एक पॉइंट और है, स्कूलों में तो हमें बताते नहीं है कोई कि माउंटेनियरिंग एक अलग से प्रोफेशन हो सकता है, क्या फील्ड हो सकता है। और मैं श्योर हूँ कॉलेज में भी कोई चला के तो नहीं कहता कि बेटा माउंटेनियरिंग कर लो। हाँ, बिल्कुल। तो वहां से वो मिशन कब डिसाइड हुआ था कि अब करना है? तो ये देखिए, नहीं तो नहीं। पर्वत प्यारे लगते थे, और पर्वतों को बहुत सारे उस समय बस DD1 के बाद कुछ चैनल शुरू हुए ही थे। तो जब डिश लगी घर पे, तो कुछ बहुत अच्छे चैनल्स पे हमने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस देखे, वाटर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन देखे, एरो स्पोर्ट्स देखे। तो वहाँ से एक जन्म हुआ कि पर्वतों में मुझे जाना है। पर वो हिमालय का उद्घोष था, हिमालय पुकारता है। एक कहावत है कि मूकम करोति वाचालम, मूक मतलब जिसको हम दिव्यांग कहते हैं, मूकम करोति वाचालम और पंगु लांगते गिरीम। गिरिराज जो वर्ड है वो हिमालय का पर्यायवाची है कि मूकम करोति वाचालम और पंगु लांगते गिरीम यत कृपा तमम वंदे परमानंद माधवम, कि जिस पे तेरी कृपा हो जाए ईश्वर की, वो परमानंद माधव है। अच्छा, तो है ना कि जो गूंगा बहरा है वो बोलने लगेगा, जो पंगु है वो गिरिराज लांग जाएगा। सो दिस इज कॉल ऑफ हिमालय। पहाड़ों में परमानंद था वो परमानंद था, वो परमानंद माधव। आप स्वयं अपने आप में आप ईश्वर का एक रूप बन जाते हैं। हिमालय आपको बुलाता है अपनी शर्तों के ऊपर, तो आपको उस रिस्क को स्वीकार करना पड़ता है। ईश्वर ने 20 बार कैलाश बुलाया, 17 परिक्रमाएं करवाई, तो ईश्वर हिमालय आपको एक्सेप्ट कर रहा है, इसका सिम्टम है। बिल्कुल सही बात। पर उसका जो मर्यादा है, उसकी जो अनुशासन है, आपको हिमालय के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। नेक्स्ट मुझे आप बताओ, उस टाइम प्रेशर था घर वालों का कि नहीं इंजीनियरिंग कर ले और कुछ कर लो? नहीं, या करो, कभी प्रेशर नहीं रहा? मुझे, मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ
मेरे ईश्वर स्वरूप माँ बाप को एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित किया, और मुझे कभी पढ़ाई को लेके ज़्यादा कभी लोड नहीं दिया उन्होंने मुझे कि हाँ आपको एकेडमिक्स में ही सब कुछ करना है। अच्छा। उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को देखा, और इंटरेस्ट के पीछे फील्ड जरूर नया था। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कुछ संघर्ष मुझे सोसाइटी में करना पड़ा। मतलब एक बार को तो पेरेंट्स को डर लगता ही है ना कि यार ये कौन सी लाइन में जाने वाले मेरे साथ वाले दोस्त हैं, कुछ डॉक्टर बने, बहुत सारे लोग मेरे बैचमेट, इंजीनियर भी गए और कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी गए, और कुछ बहुत अच्छे नामी गिरामी वकील हैं, कुछ नामी गिरामी कुछ जज बने। मतलब डिवास्टेटेड फील्ड्स हाँ, में और कुछ एकदम- लोगों ने अपने पिता का जो आनुवंशिक बिजनेस था वो अपनी गद्दी को संभाला और बहुत आगे हैं। हमारा जो पूरा बैच था उसमें सारे एक से एक बेहतरीन लोग रहे हैं। कहते हैं कि खुद का जो उम्र है और खुद का जो एक्सपीरियंस है, बचपन है, सबके लिए एक जीवंतता वाला और एक हीरो की छवि होती है। लेकिन जो चूरू से जो बैच था हमारा, उस बैच के जितने भी बच्चे थे उसमें लगभग 90% जो यूथ था वो आज सारे एक डिग्निटी है उनका, सबकी एक पहचान है। उन्होंने ना सिर्फ लोकल चूरू या राजस्थान में बल्कि पूरे देश में एक नाम कमाया है लोगों ने अपनी सर्विसेज दे के। तो इसका मैं बहुत ज़्यादा हकदार मेरे गुरुओं को भी देता हूँ। मैं बहुत सारे एडवेंचरिस्ट को और पर्वतारोहियों को जानता हूँ जिन्होंने एक्चुअल माउंटेनियरिंग कैसी की है मैं नहीं जानता, लेकिन वो बहुत प्रसिद्ध है। ये आवश्यक नहीं है कि एक चार्टेड एक्सपीडिशन में माउंट एवरेस्ट पर जो जा रहा है वो एक 19,000 फीट की पीक खुद क्लाइंब कर पाए रूट सेट करके। सही बात है। एक्चुअल माउंटेनियरिंग अलग चीज़ है। हमारे दोनों जो पर्वतारोहण संस्थान है जहाँ से मैं पढ़ा, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी जो रक्षा मंत्रालय के अधीन है, और मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंधित खेल निदेशालय मनाली। अच्छा, जस्ट स्कूल के बाद होते हैं, कॉलेज के बाद? कॉलेज ये बेसिक कोर्स होता है। बेसिक कोर्स की उम्र 17.5 साल के बाद आप पर्वतारोहण कोर्स कर सकते हैं। ओके। तो जहाँ से मैंने बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स वो सारे कोर्सेज किए हैं, मैं उनमें जिन गुरुओं ने मुझे पढ़ाया अलग अलग कोर्सेज में, वो बहुत प्रसिद्ध नहीं है। मेरे जैसे ना जाने कितने हजारों स्टूडेंट्स उन्होंने निकाल दिए, और मैं अपने हर भेंटवार्ता में, हर इंटरव्यू में मैं नाम दर्जा देना चाहता हूं उन्हें कि हमें जो पहचान मिले उससे पहले उस पहचान के सच्चे हकदार वो हमारे गुरु हैं। बिल्कुल। जिन्होंने मुझे सिखाया। माउंटेनियरिंग में मेरे गुरु दिगंबर सिंह पंवार, एडवांस लेवल पे सूबेदार अमर प्रकाश, शायद उनकी कोई फेसबुक आईडीज भी नहीं है। हाँ, मतलब वो इतने डूबे हुए होंगे ना अपने, और कहते हैं कि विश्व प्रधान कर्म रचि राखा। तो मैं चाहता हूं कि जब हमें कोई पहचान मिलती है, अवार्ड मिलता है, मैं चाहता हूं मेरे से पहले वो लोग हकदार हैं। वो क्योंकि हमारा जो भी तत्व है आज, हमारा जो भी कंपाउंड बना है इस दुनिया में, इसके सच्चे हकदार वो हैं, वो बेस है। हम कंगूरे की ईंट है और वो नींव के पत्थर है। तो आपने जो मुझसे प्रश्न किया, मैं उस प्रश्न के उत्तर में दर्शकों को ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि माँ जैसे प्रथम गुरु होती है, माँ बाप तो हैं ही, प्रमोशन, पर जिन गुरुओं के हम धक्के चढ़े या जिनके चेले बने, जिनके शिष्य चढ़े, तो ये सफलता उन्हीं का बोया हुआ बीज है और उन्हीं की दी हुई खाद है। क्योंकि वृक्ष का काम है बढ़ना, पौधे का काम है वृक्ष बनना। अब वो किस जलवायु में पलता बढ़ता है, क्योंकि अगर आप किसी पौधे को बार बार छाया देते रहेंगे तो क्या कभी वो पनप पाएगा? शायद नहीं। वो जो रगड़ा होता है, होमवर्क होता है, वो मिलना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल ग्राउंड लेवल पे स्कूलों में मिलना कम हो गया है। पिटाई हुई है आपकी कभी स्कूलों में, स्कूल के हाँ, टाइम पे? हाँ, मेरे स्कूलों में क्योंकि मेरे कुछ क्यूरोसिटी के प्रश्न होते थे, और उस समय अगर बन के, क्योंकि वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे, मैं भी गलत नहीं था, क्यूरोसिटी कुछ ज़्यादा थी, तो कई स्कूलों में मेरी तो सवाल पे सवाल वाली स्थिति आ जाती होगी ना आती तब? थी। तो जैसे कई बार हिंदी के पीरियड में अचानक कोई ज्योग्राफी की बात याद आ गई तो मैं पूछ लेता था। ज्योग्राफी में भी मैंने बहुत सारे प्रश्न किए। केंद्रीय विद्यालय से मैं पढ़ा, अधिक नहीं 2 वर्ष ही पढ़ा केंद्रीय विद्यालय से। अधिक मैं तो कहता हूँ आप लोगों की वजह से ना, हम जब केवी में आए तो ये बात प्रचलित थी हमेशा कि केवी के बच्चे कुछ तो कर ही लेंगे, तो हमारी वजह से थोड़ी है। ये तब से जब केवी
जो आप लोगों ने 90s के टाइम पे जो तो मुझे कर लिया याद है जी। 90s एग्जैक्टली 90s में मैं केंद्रीय विद्यालय चूरू में था, और जो मेरे सर थे तो उन्होंने जो हमें पढ़ाई, जो इडियम्स याद करवाए, हिंदी पढ़ाई, संस्कृत पढ़ाई, विज्ञान पढ़ाया, सोशल स्टडीज़, साइंस, इंग्लिश, जो नींव उन्होंने हमें 5th और 6th क्लास में दी, मैं आज तक उसका गुणगान करता हूँ कि मैं जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। दिखती भी है, मतलब आप सोचिए जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ अक्सर मैं 100 में से 80 लोगों को देखता हूँ ना, तो उनके शायद या तो हिंदी बहुत अच्छी नहीं होगी, अंग्रेजी बहुत अच्छी, क्योंकि काम वैसा है। बट आपको देखने के बाद लगता है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और भी कई भाषाएं मैंने सुनी नहीं है, लेकिन अब मैं अज्यूम करता हूँ कि होंगी। तो ये पढ़ाई की वजह से मतलब निरंतर पढ़ते भी रहे हैं या पढ़ाई में कैसा? देखिए, मैं पढ़ता रहा हूँ, पर मैं किताबों से ज़्यादा होमवर्क में बिलीव करता हूँ। लोग कुछ कह देते हैं कि आप कई बार भेंट वार्ता में या कैमरे के सामने कुछ स्टडी हो जाते हैं, आप थोड़ा रूखा बोल जाते हैं। मैं रूखा नहीं बोलता। एक गज़ल की लाइनें हैं कि सुर्ख रूह होता है इंसान, सुर्ख रूह कहते हैं थोड़ा कठोर, रूह आत्मा हो गई, कि सुर्ख रूह होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, और रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो मर्दनम गुणवर्धनम, घोटने से गुणों में वृद्धि होती है, चाहे वो इंसान हो या फिर मेडिसिन हो। तो उसके साथ उनकी घुटाई और टेम्परेचर पानी का ये होना बहुत ज़रूरी है। कि पानी बिन ना उबरे मोती मानस चून, ये तीनों चीज़ें हैं तो पानी के बिना नहीं उबरती। मैं मेरे प्रोड्यूसर को कह देता हूँ, सीपी हमारे प्रोड्यूसर हैं, ये गज़ल लिख लो, ये सुनेंगे आज इनसे, गाते भी बहुत अच्छा है और भी चीज़ें अभी बताएंगे। ये बात हो गई 2000 के आसपास कि आपका एक्सपीडिशन पूरा हो गया, आपने इंजीनियरिंग कर ली, तो माउंट एवरेस्ट तक आते आते ये बीच में 8-9 साल की लंबी तैयारी थी। मतलब ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल मिलते हैं जीवन में एक ऑर्डिनरी इंसान को कि कुछ करना है तो कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए तैयार है दूसरी चीज़। जी जी। तो ये लंबा वक्त जो है 10-10 साल की तैयारियां, 9-9 साल की तैयारियां, ये इस बीच आप क्या करते रहे? मतलब देखिए, ऐसा है मनु, इस 2003 के दुनिया की जो सबसे मजबूत इमारत है वो पिरामिड होती है। पिरामिड क्यों होती है? क्योंकि पिरामिड में जो बेस होता है वो सबसे बड़ा होता है, और उसके बाद फिर मीनार उस पर सीधी नहीं बनती और टॉप चला जाता है, पिरामिडिया शेप में आ जाता है, वो शिखर बनता है उसका। तो इससे मेरा कहने का अर्थ ये है कि जिसका होमवर्क जितना बड़ा होगा वो धीरे जरूर होगा, उसमें मजबूती और अखंडता उतनी ही मजबूत होगी। जैसे हम कहते हैं कि नथिंग इज परमानेंट इन दिस टेम्पोररी वर्ल्ड, बट द नॉलेज इज परमानेंट, द रिसर्च वर्क इज परमानेंट। और इस क्षेत्र में तो परफेक्शन इज एवरीथिंग, क्योंकि एक सेकंड की भूल आपको कहां से कहां देखिए, आप पर्वत पर जब चढ़ते हैं जी, तो सबसे पहले आपका लॉजिस्टिकली स्ट्रांग होना ज़रूरी है, एडुकेशन ज़रूरी है, फ्लोरा फौना के बारे में जानकारी ज़रूरी है, कंपासिंग नेविगेशन ज़रूरी है, मैप रीडिंग ज़रूरी है, कंटूर मैप्स की रीडिंग ज़रूरी है, ज्योमेट्री है। कंटूर मैप्स थोड़ा सा कंटूर मैप्स कुछ गोपनीय चीज़ें होती हैं, वैसे हर चीज़ सिविल उसमें नहीं बताई जाती है। ओके, ठीक है, देखिए, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ एक जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि आजकल सब लोग लोकेशंस पे चलते हैं। चलिए, एक बहुत इस सब्जेक्ट के अंदर एक जोरदार चीज़ आ गई, वो मैं बताता हूँ, मैं अपने एडवांस लेवल के लेक्चर्स में बताता हूँ। मैं आज हम इस ऑफिस में बैठे हैं और शूट हो रहा है। आप मानिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि अभी भूकंप आता है, बिल्डिंग इधर उधर हो जाती है, नेटवर्क काम नहीं करेगा, सैटेलाइट चला जाएगा, और एंड्रॉयड काम नहीं कर रहा है, टेलीफोन लग जाएगा, कॉल लग जाएगा, टावर लग जाएगा, सैटेलाइट काम नहीं करेगा, या कोई भी दिक्कत आ जाती है। आपको अभी चॉपर बुलाना है तो आप कैसे बुलाएंगे? अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को रेस्क्यू करने के लिए आप कैसे बुलाएंगे? बताइए आप मुझे। तो भगवान को कहूंगा कि कोई दिव्य शक्ति दे दो, उसके अलावा कोई रास्ता नजर ठीक है, वो आध्यात्मिक तरीका है, वो आपकी वेव्स है, पर मैं प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं। मान लीजिए मैं आपको फ़ोन दे देता हूँ, तो आप फ़ोन अगर आप दिल्ली करेंगे या नियरेस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी को, इमरजेंसी रेस्क्यू को, अपने जिला कलेक्टर को या 112 सर्विसेज को, तो क्या आप हेलिक चॉपर को बता सकते हैं कि मैं C60 लालकोटी टीम कैंप इंडिया एडवेंचर्स ऑफिस के फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ या बिल्डिंग का? नहीं बता पाएंगे। लोकेशन तो मैपिंग काम ही नहीं कर रही है। आप टिप्स पर बोलेंगे सिर्फ 2 शब्द की 162 नॉर्थ वेस्ट, 172 साउथ ईस्ट, दैट्स ऑल। ओके, अक्षांश और देशांतर ग्लोब पे रेखाएं देखी होंगी आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्षांश और देशांत उनको बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ओके, तो उसका एग्जैक्ट जो काउंटिंग होती है टिप्स पर हो जाती है, वो कंटूर मैप पढ़ाते हैं, तो ये होती है मैप रीडिंग। मैप रीडिंग।
हमें मैप रीडिंग, इसमें भी लंबा अभ्यास चाहिए बिल्कुल होगा अभ्यास सही होता है, एग्जाम्स होते हैं अच्छा जी। तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। वो जब आप सीखते हैं उसके बाद फिर बैग पैकिंग, हाउ टू पैक ए रुकसैक, एक पिट्ठू बैग को पैक कैसे किया जाता है। 1 महीने का सामान आपको लेना है तो कितना सीमित सामान होगा वो, और कौन सी चेन में कौन सा आइटम आता है हाथ खोल के, आपको कब रेस्क्यू कैसे करना है। बूट्स, बर्फीला पानी है घुटने तक, आप बूट्स गीला नहीं कर सकते, जूते आपको गले में डालने पड़ते हैं और नंगे पाँव पैदल चलना पड़ता है। आप जंगलों को पार करते हैं, लीचेज होती हैं, जोंक, आप ट्रांसपोर्टेशन को लीड करते हैं, फेस करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, चार्टेड ट्रांसपोर्ट को। उसके बाद आप जंगलों में चलते हैं, उसके बाद आप पर्वतों पर चढ़ते हैं, लीचेज आती हैं बरसात के मौसम में। उसके बाद आप नदियों को क्रॉस करते हैं, उसके बाद आप बोल्डर्स को क्रॉस करते हैं। बोल्डर्स कहते हैं बड़ी चट्टानों को। लेटरल मोरैन क्रॉस करते हैं आप, जो ग्लेशियर से पहले होता है। फिर आप ग्लेशियर पर वॉक करते हैं क्रैम्पोन्स पहन के। ग्लेशियर से ऊपर आइस फॉल होता है, आइस फॉल पे क्लाइंबिंग करते हैं आप लोग। आइस फॉल के बाद में रिजेस आती हैं, धार, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, खांडे की धार है काम, खांडे की धार है, वो ही धार, असली धार। खांडे की धार है, वहाँ वाली चीज तो है। वो जो रिज है, रिज की ये शेप होती है, रिजेस को क्रॉस करते हैं। कॉर्नेसेस, मशरूम्स, फिर आप शिखर पर पहुंचते हैं। तो आप देखिए कि, और उससे भी जरूरी एक बहुत बड़ी आर्थिक लड़ाई भी लड़नी पड़ती है आप। बिल्कुल, वो तो मैं वहाँ पे तो आने वाला था, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट अर्थस्य पुरुषो दासः, बिल्कुल। अर्थ का पुरुष हर युग में दास रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बिना अर्थ के नहीं होती है। माउंटेनियरिंग एक बहुत महंगा खेल है। और एवरेस्ट की बात करोगे तो मेरे को लगता है दिस इज वन ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव। हाँ, दुनिया के जो बड़े अभियान हैं उनमें से माउंट एवरेस्ट एक ऐसा अभियान है जिसको करने के लिए नॉर्मली भी अगर हम सस्ता भी करें प्रोग्राम को तो 35-40 लाख रुपया कम से कम एक व्यक्ति का मतलब खर्च हो जाता है। एक आम तौर पर मैं बात करूं तो जो कॉमन फैमिली में है, ये पैसा तब बचता है जब इंसान अपनी 30-40 साल की नौकरी पूर्ण कर चुका होता है जी। और बट ये है कि वही मैं आपको देख के लगता है कि जब साहस और हौसला आदमी सोच ही लेता है कि मुझे करना है तो सब चीज़ें मैनेज अपने आप होती रहती हैं। मैंने बताया ना जी। हर चीज़ की 3 स्टेजेस हैं, और मैं यूथ को ये मैसेज बहुत कॉन्क्रीटली देना चाहता हूँ। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी अभियान की, जीवन में, सोसाइटी में, परिवार में या मिशंस, 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है इच्छा। इच्छा सबकी होती है, हर इंसान की है। ठीक मतलब है। कॉलेज में आने के बाद, मतलब इसको प्लीज अदरवाइज मत लेना, लेकिन कॉलेज आने वाले हर व्यक्ति साल में 3 बार ये जरूर सोचता है कि मनाली चलते हैं, मनाली चलते या हैं, लद्दाख चलते हैं। ठीक है। उसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इच्छा नहीं करती, वो कहते हैं घर में ठीक है। 10% ऐसे लोग हैं। तो 100 में से 90 ने अपनी इच्छा जताई, बिल्कुल, ठीक है। ये पहली स्टेज हुई। अब दूसरा जो स्टेज है वो आ गया निर्णय, डिसीजन, कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगा। तो 90 में से तादाद अब ये पहुंच जाती है 30 के ऊपर। 60 लोग क्विट कर जाते हैं यहाँ पे। अब स्थितियाँ हैं, परिवार है, अर्थ है, पैसा है, और परमिशंस हैं, और फाइट करना, ट्रैवल करना, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे तो हैं। लगता है उससे ज्यादा कंफर्ट जोन है। मतलब वो जो 30 बच रहे हैं ना, वो शायद वही बच रहे हैं जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कंफर्ट जोन तैयार से है बाहर, और ये- चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा जो हमारा पॉइंट आया वो आया निर्णय। निर्णय में हमारे पास लोग बचे अब 40 या 30 लोगों के बाद जो तीसरा स्टेप हुआ वो हुआ संकल्प, है ना, कि संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, करके लौटूंगा जहां जा रहा हूं। संकल्प कि मुझे करना है। तो संकल्प के अंदर और 25 लोग कम हो गए, अब 5 ही लोग बचे। 5 लोग संकल्प लेते हैं। लगभग संकल्प लेने वाला व्यक्ति सफल हो जाता है, पर फिर भी अगर उसमें कर्म और प्रारब्ध कर्म के कहते हैं, लक को प्रारब्ध, तो कर्म के पीछे प्रारब्ध चलता है। और ये जो चीज़ है, ये हमें संकल्प जो है वो अपने आप सिखा देता है कि मैं एग्जीक्यूट कैसा करना है। संकल्प कहते हैं ना, प्रण लीजिए। हम जल को लेके, कोई कहता था कि पहले मैं प्रण लेता हूँ, जल को लेके आचमन करके कहते हैं मैं तुझे श्राप देता हूँ। तो जल जो है पंच तत्वों में, वो प्रण लेने का सबसे बढ़िया स्रोत है, और इसका कारण है कि पानी में मेमोरी होती है। अच्छा जी, आप जानते हैं इस चीज़ को? नहीं, मैं पहले पंच तत्व जो भी है, जैसे अग्नि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि सनातन अपना उद्घोष स्वयं करता है, तो अग्नि अपने आप ऊपर उठती है, ईश्वर की ओर अग्नि अपने आप गति देती है। जल जो है
अपने घरों में पेंडा होता था पहले, जिसमें घड़े रखते थे, हाँ, है ना, देवताओं का स्थान, पितृजी का स्थान उनको माना जाता था। उसमें गंदे हाथ से कोई जाता नहीं था, हाथ धो के झूठा घूटा याद रखते थे। पेंडे में जब नल से जो पानी आता था वाटर वर्क्स का, या फिर कुएं से जो भर के लाते थे, उसमें घड़े में रख देते थे और कुछ समय बाद उस पानी को पीते थे। नल से जो पानी आता है वो फाइट करके आता है दिशा बदलता हुआ, तो नल से निकला हुआ पानी कभी तुरंत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी के अंदर मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। अच्छा। वो फाइट करके आया तो पेट में जाके वो ब्रेन को और पेट को, ह्यूमन जो टेंडेंसी है उसको डैमेज करेगा। वो पानी को रख दोगे स्थिर हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा पानी। इसीलिए कहते हैं ठहरे हुए पानी को। जी जी। अच्छा, फिर 2009 में आई गेस एवरेस्ट आया, साथ में आया, 9 में आया माउंट ना एवरेस्ट 2009 में। ये जो हम सुनते हैं कि आप कहीं पैर रख रहे हो और नीचे बर्फ थी और पैर नीचे धंस गया, ये सब हुआ होगा उस जर्नी में? मतलब उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देखिए एवरेस्ट सिद्ध है, एवरेस्ट प्रसिद्ध है, और बहुत सारे सिद्ध और भी स्थान है। तो एवरेस्ट आपको पॉपुलर कर देती है, क्योंकि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट एक भव्य पिरामिडी आकृति वाला पहाड़ है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पूरे दुनिया के माउंटेनियर्स आके इकट्ठे होते हैं। तो एवरेस्ट क्योंकि फेमस है और सबसे हाईएस्ट है, तो हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट को विजय करे। लोग मुझे एवरेस्ट विजेता बोलते हैं, पर मैं नहीं चाहता कि लोग एवरेस्ट विजेता बोले। मैं सही बात बोलता हूँ। या कोई महिला को जब चढ़ती है तो एवरेस्ट विजयी नहीं कह देते हैं माइक पर, अखबारों में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि एवरेस्ट फतेह किया। जी, कोई एवरेस्ट फतेह नहीं करता। हम आरोहण करते हैं, हम वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करते हैं हाथ जोड़ के कि हे देवी सगरमाथा, और तिब्बत साइड से चोमोलुंगमा, मदर ऑफ गॉडेस इसका मतलब होता है। तो एवरेस्ट एक फीमेल गॉड है, गॉडेस है एवरेस्ट। तो एवरेस्ट को देवी माना जाता है और आरोहण से पूर्व इसकी पूजा की जाती है। तो और हिमालय है ही साक्षात भगवान शिव का स्थान। तो हम सिर्फ पूजा करते हैं और कहते हैं हे देवी मौसम की कृपा रखना और हमको आने की अनुमति देना। इस डिस्कशन के बीच में मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। 6 चीजों का समन्वय जरूरी है। समन्वय समझ गए आप? एक साथ मिलना सबका, और वो भी पैरेलल होनी चाहिए। पहली लॉजिस्टिक्स, दूसरा लॉजिस्टिक्स स्ट्रॉन्ग, लॉजिस्टिक का मतलब फाइनेंस भी हो गया है। दूसरी आपकी इच्छा, निर्णय और संकल्प दोनों। तीसरा आप एक बहुत एलिजिबल माउंटेनियर हैं। चौथा आपकी टीम बहुत अच्छी है। पांचवा वेदर साफ है। अच्छा, ये तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, वेदर साफ है। और छठा उस पर्वत चोटी, पर्वत शिखा की इच्छा कि वो आपको अपने ऊपर कदम रखने देगी या नहीं। मैंने बड़े बड़े दिग्गज आरोहियों को फ्रॉम द बोटल नेक ऑफ एवरेस्ट, फ्रॉम द बोटल नेक ऑफ एनी समिट इन द इंडियन हिमालय और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन माउंटेन्स। आपके वक्त में भी कैजुअलिटीज हुई थी कुछ? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा सिर्फ कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। कई बार प्रकृति अपना प्रकोप दिखा देती है। जेट स्ट्रीम्स चलती हैं, एवलेंसेज आ जाते हैं, आइस फॉल्स के ब्लॉक्स सरक जाते हैं, स्किड हो जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी दुर्घटनाओं को देखा है, मैं साक्षी गवाह हूँ उसका। मैंने मृत्यु को बहुत पास से देखा है और कैलकुलेट किया है उस चीज़ को। तो इन 6 चीज़ों का समन्वय होना बहुत आवश्यक है। इन समन्वय के बाद ही आप उस ऑपरेशन में सक्सेसफुल होते हैं, आप उस मिशन में सक्सेसफुल होते हैं। तो पर्वत जो सबसे पहले जिस चीज़ को दूर करता है वो है अहम, कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं उद्योगपति हूँ, मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं एक बहुत बड़े परिवार से हूँ, मैं उच्च जाति का हूँ, मैं वो हूँ। ये सारी बातें जो मैं है, इसको जो हिमालय है वो स्वीकार नहीं करता। वो कहता है आप अपनी मैं को अपने घर पर रख के आइए वरना हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। करेक्ट बात है। और जो मैं लेके माउंटेन्स में जाता है, कहते हैं ये मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, लोग कहते हैं अध्यात्म, अध्यात्म नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये विज्ञान है। इट इज़ साइंस एंड इट इज़ टेक्निकल टाइप ऑफ साइंस। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा इस चीज़ का, कि जो मैं में रहता है वो अपना काम खुद नहीं करता, वो दूसरों पर आधारित होता है। और जो दूसरों पर आधारित रहेगा उसको हमेशा अपने जीवन में एक दौर ऐसा आएगा जब उसको अपमानित होना पड़ेगा। करेक्ट है। डिपेंडेंसी इज ऑलवेज बैड। सही कह रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके की हो। हम कई हीरोज़ के, अभिनेताओं के किस्से पढ़ते हैं, मैं हीरो नहीं बोलूँगा, अभिनेता बोलूँगा मैं, कि कई बार डुप्लीकेट या जूनियर आर्टिस्ट नहीं आया, स्टंट वाला व्यक्ति नहीं आया,
तो कई है जिन्होंने अपना स्टंट खुद दे के उसको कर दिया, क्योंकि वो फिट थे, उनमें मेंटल अलर्टनेस है, फिजिकल फिटनेस है, तो उन्होंने स्टंट अपना खुद दे दिया। तो हमें एडवेंचरिस्ट को और माउंटेनियर को हर कदम पे एक स्टंट देना होता है। उसको देखने वाले भी हम होते हैं, करने वाले भी हम होते हैं, और यहाँ तक शूट भी उसको हम ही करते हैं। आप मानेंगे ईडन गार्डन में 50,000 दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी है। कोई ओलंपिक हो रहा है, एशियाड हो रहा है, कॉमनवेल्थ हो रहे हैं, चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको लाइव देख रहे हैं, टीवी चैनल्स के माध्यम, सोशल मीडिया की पे देखते हैं। जब आप माउंटेनियरिंग करते हैं और जब आप चोटी पर चढ़ते हैं तो या तो आप अकेले या दुकेले या फिर 2-3 लोग होते हैं। आपकी सक्सेस को देखने वाला, उस चमत्कार को, उस सफलता को देखने वाला आप और ईश्वर होते हैं सिर्फ। वो फीलिंग कैसी रही होती है? बिल्कुल, कोई शोर शराबा नहीं होता वहाँ, कोई अपलोड करने वाला नहीं है, तालियां नहीं सुनती, सिर्फ हवाएं आती हैं कानों के पास, और वो भी ऐसी कि इधर देखा तो गिर न जाए, वो तो वाली। मैं ये मानता हूँ कि जो पर्वतारोहण है ये दुनिया का सबसे रोमांचक खेल है जिसमें रीटेक का कोई चांस नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए ना मैं मेरे ऑडियंस को भी कहता हूँ कि मैं इनसे कभी ये बात नहीं पूछता कि आपको उस चोटी पर खड़ा होके कैसा लगा था, क्योंकि शायद वो एक फीलिंग है जो आप और आपके अंतर्मन से बेहतर कोई इस दुनिया में नहीं जान पाएगा कि वो क्या जिया होगा। बेशक। पर मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ कि जब वापस लौटे होंगे, और क्योंकि आप राजस्थान के पहले सिविलियन थे जिन्होंने जी एवरेस्ट आरोहण किया जी, तो उसके बाद काफ़ी मीडिया हाइप मिला होगा, बहुत सारी चीज़ें सब जगह बुलाया जा रहा होगा, और एक पॉइंट तब वो आया होगा। मुझे जानना ये है, और आप लोगों को भी जानना चाहिए, कि हर स्पोर्ट्समैन का जो लास्ट पड़ाव है ना, वो सरकारी नौकरी हो गई है आजकल। हर स्पोर्ट्समैन का लास्ट पड़ाव एक पॉइंट पे आप 90% कह सकते हैं। तो उस टाइम में, इतने हाइप के बाद में भी आपने ये चुना कि मुझे जिस मैं गया हूं अगले और जीवन पर्यंत मैं यही करूंगा, ये वाली इंस्पिरेशन एक बार भी नहीं मन में आया था कि यार इतनी अच्छी जॉब ले लेता हूं मैं? 1-2 बार ऐसी स्थिति हुई थी, तो मैं मन से थोड़ा चंचल रहा हूँ, इमोशनल ज़्यादा रहा हूँ। चंचल वर्ड यूज़ नहीं करूँगा मैं इमोशनल ज़्यादा रहा हूँ। क्रांतिकारी भी ज़्यादा रहे ना, इमोशनल के साथ। हाँ, वो दोनों चीज़ें। देखिए, मैं मानता हूँ कि अगर किसी फिल्म को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति रोता है तो वो कमज़ोर नहीं होता है। मेरे ख्याल से वो दुनिया का सबसे मजबूत आदमी होता है जो किसी फिल्म या दृश्य या नाटक को देखते हुए रो देता है। बिल्कुल। अब नंबी इफेक्ट देख के, आप ये प्रोड्यूसर मेरे साथ देखने गए थे, मैं 15 मिनट फूट के रोया हूँ फिल्म खत्म होने के बाद, और लोगों ने कहा उठ के कि चलो आप। तो मैं मानता हूँ कि हर चीज़ 2 बार होती है। मैंने आपको बताया कि पहले मस्तिष्क में और फिर यथार्थ में। उसको बीच को करना, एग्जीक्यूट करना पुरुषार्थ कहलाता है। तो जब मैं फिल्म में कोई चीज़ देखता हूँ या फिर व्यवहार में किसी चीज़ को देखता हूँ और एक्चुअल में उस चीज़ को करता हूँ, तो शुरुआत में कई बार मेरे ऐसे दोस्त हैं सोसाइटी में, मेरे कभी कार्यालय सहकर्मी हैं या फिर मित्र हैं, तो वो कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है चीज़ें, आप हर जगह प्रायोगिक हो, ये आवश्यक नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। देखिए, कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग और बिजनेसमैन महसूस नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है एक अच्छा इंसान बनना। हमारे पास जो भी समय है, चाहे वो ब्रह्मचर्य का है, गृहस्थ का है, वानप्रस्थ का है, संन्यास का है। सही बात। इसको मैं अगर इजी वे में बोल दूं तो कहते हैं कि हर उम्र में होती हैं ख्वाहिशें जुदा जुदा, पहले खिलौने, फिर महबूब, फिर रुतबा और फिर खुदा। सो द थिंग डिपेंड ऑन द प्रायोरिटीज ऑलवेज। अब हम प्रायोरिटी किस चीज़ को दे रहे हैं, इस पे हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा। आज जो चॉकलेट आपको, किसी को अगर 15 वर्ष की उम्र में कोई चॉकलेट बहुत अच्छी लग रही है, आइसक्रीम अच्छी लगी, ये आवश्यक नहीं है कि 35 वर्ष के बाद भी आपको चॉकलेट अच्छी लगेगी। आपका टेस्ट बदलता है, आपका माइंडसेट बदलता है। तो अपने काम को, जिसको मैं पूरा करना चाहता हूँ, जिसका मैंने संकल्प लिया है, उसको पूरा करने के लिए बार बार उसे रिमाइंड करना जरूरी है। और रिमाइंड के लिए आपको संकल्प के साथ उसको एग्जीक्यूट करना है। तो आपको उसमें पागलों की तरीके से जीना पड़ता है। पड़ेगा। यही पागलपन उस नौकरी वाला भी था कि चलो नहीं करेंगे। अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ कि क्या मैं इस नौकरी को करने के बाद में, इतने बड़े पद की सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की, मुझे पता है कि शायद मैं एक छुट्टी भी मुझे मुश्किल से मिल पाए। तात्कालीन डीजीपी ने मुझे कहा था कि आप माउंटेनियरिंग कर पाएंगे। मेरी इच्छा थी और मैं सहम गया, मैं डर गया। मेरा भय इसलिए था कि उस एक सवाल ने
मुझे डरा दिया। हाँ। उस समय मुख्यमंत्री भी बैठे थे वहाँ पे और डीजीपी साहब भी चैम्बर में ही थे। अच्छा। तो मैं ये मानता हूँ कि डरने से मतलब है कि वो भय नहीं है। डरने से मतलब मैं जिस जिंदगी में जिस चीज़ को, पर्वत मेरे नस नस में है, मैं पर्वतों को महसूस करता हूँ। मेरी, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी तबीयत भी ख़राब होती है तो माउंटेन्स में जाके सही हो जाती है। माउंटेन्स में हर चिकित्सा है। माउंटेन से नदियाँ निकलती हैं, नदियों से सागर बनते हैं, ग्लेशियर है, हरियाली है, वन है, उपवन है, औषधियाँ हैं, हजारों औषधियाँ हैं, खनिज है, संपदा है। हिमालय संपदा है। श्री कृष्ण कहते हैं स्थावरानाम हिमालया, कि अर्थात अचल पदार्थों में मैं हिमालय हूँ। और कवि कालिदास ने कहा है मानव पृथ्वी को मापने के लिए किसी मापदंड की स्थापना कर दी गई हो, हिमालय। एक बार मसूरी में हिमालय शब्द के साथ रस्किन बॉन्ड के साथ मेरा सामना हुआ था। अच्छा। तो वो स्पेलिंग लिखते हैं हिमालयाज। तो मैंने उन्हें कहा द सन, द मून, द हिमालय, इस विश्व में एक हिमालय है। तो हम उसको हिमालयाज ना लिखें। सही बात। बहुत सारे आधुनिक लेखक हैं, वो फैशन में हिमालयाज लिखते हैं। तो द सन्स, द मून्स, द अर्थ्स नहीं होता, वैसे ही द हिमालय होगा। तो उस निर्णय को मुझे विरोध भी झेलना पड़ा। But your decision was backed by the Himalaya, ये मैं कह सकता हूँ। जी जी जी। वो पर्वतों ने आपको आगे चट्टान बन के खड़े रहे कि नहीं, इधर नहीं जाना, रोजमर्रा वाली जिंदगी में तो नहीं जाना। कीजिए कि हाँ ठीक है, मैं अभी प्रमोशन हो गया होता या फिर मैं अभी एसपी बन गया होता या जो भी मेरा पद रहा होता, तो मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर की कृपा है। मैं आज वो कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल सही। अगर मैं चाहता हूँ कि कल सुबह मेरी 7000 फीट के ऊपर आँख खुले तो खुलेगी। बिल्कुल हाँ, तो ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है तो खुलेगी। तो मैं उसका मतलब खुलेगी से अर्थ है मेरा कि मैं वो निर्णय लेने में सक्षम हूँ। मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं राफ्टिंग कर सकता हूँ, मैं पैराग्लाइडिंग कर सकता हूँ, मैं चिड़िया की तरह उड़ सकता हूँ, मैं पर्वतों में जा सकता हूँ जो मेरी आत्मा है, मैं घूम सकता हूँ, मैं ब्लॉग्स लिख सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों के साथ टच में रह सकता हूँ, आपको वो तस्वीरें दिखा सकता हूँ जहाँ पे आम व्यक्ति नहीं जाता। आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन जहाँ नहीं आ सकते वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे। बिल्कुल। बिकॉज इफ यू डोंट क्लाइंब द माउंटेन यू कांट सी द व्यू। करेक्ट। टीवी से तो नहीं देख सकते। टीवी से तो नहीं देख सकते। अच्छा, दो चीजें मैं आपसे बहुत ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ। जी। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप कुछ बहुत बड़ा अचीव आपको लगा कि मैं कुछ बेईमानी से बताता हूँ आपको? ये मुझे अक्सर, जो अगले दो सवाल है ना, अक्सर लोग ईमानदारी से नहीं बताते जी। बट आपसे तो मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ क्योंकि हमेशा जीवन में ऑनेस्ट और ब्लंट रहे हैं। कुछ बड़ा अचीव करने के बाद 2 साल 3 साल के बाद एक ऐसा दौर आता है जब हमें लगता है कि यार या तो लोग भूलने लगे हैं या तो हम जो कर रहे हैं उससे हम उतने ज्यादा संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो कर चुके हैं उससे और आगे जाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप एवरेस्ट चढ़े हैं, उससे पहले अगर किलिमंजारो आपने फतेह किया है तब तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, बट उसके बाद अगर किया है तो आपको एक पॉइंट पे तो लगेगा ना कि यार एवरेस्ट चढ़े थे। तो मुद्दा यह कि कभी ऐसा कोई निराशा या वो वक्त भी आया है या हमेशा इतना ही आप एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहे? देखिए, पर्वत कभी निराश नहीं करते, प्रथम बात तो ठीक है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी पर्वत बड़ा या छोटा नहीं होता। मैंने 2005 में या 4 में एक न्यूज़ आई थी, मैंने बहुत 5 एवरेस्टर थे उसमें, जो पीक्स है पांचाचोली उत्तराखंड में, उसमें ख़त्म हुए एक एवलांच के अंदर। तो बड़ा पर्वत, छोटा पर्वत, ये सब आम जीवन की सोची हुई बातें हैं जिनको व्यक्ति अपने ईगो से क्लैश करके देखता है। सही कह रहे हैं। मैं किलिमंजारो एवरेस्ट के बाद चढ़ा हूँ। अच्छा। पहले नहीं चढ़ा। ये कोइंसिडेंस है आपके प्रश्न का जो उत्तर दे रहा हूँ मैं। किलिमंजारो का अपना सौंदर्य है, वहाँ पर झरने नहीं है हिमालय की तरह। अच्छा। वो उस पॉइंट पर है जहाँ पर 2 ध्रुवों की लाइनें मिलती हैं यहाँ की, इसलिए वहाँ पर 19,300 फीट से ऊपर है किलिमंजारो। तो किलिमंजारो का अफ्रीका में है, क्योंकि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ा, इट इज़ लाइव वोल्केनो जो किलिमंजारो है, तंजानिया में है ये मैंने 15 अगस्त 2010 को क्लाइम किया था नालेमुरू रूट से, और दूसरे रूट से उतरा था मैं। वो ट्रैकिंग पीक है एक। अच्छा। तो मेरा ये मानना है कि आप आरोहण करते रहो। जब मैं आया तो मेरा डिस्कशन हुआ मेरी माँ के साथ में, मुझे एक लेसन दिया था, शायद उस समय मैं नहीं समझा पर अब मेरे समझ में ये चीज़ आती है।
देखिए पानी जब तक बहता रहता है वो साफ रहता है, और जैसे वो रुकता है वो उथला हो जाता है। तो आप काम करते रहिए, आपकी दिशा सही होनी चाहिए और अलाइनमेंट सही होना चाहिए। कई बार काम करते करते प्रकृति आपको अपने आप डायरेक्शन और अलाइनमेंट्स देने लगती है। तो पहाड़ चढ़ के आने के बाद में जब मैं रुकता हूँ, जैसे कोरोना काल में भी मैंने कुछ एक्सप्लोर किया, पर उतना नहीं कर पाया 2 साल में, तो पूरा विश्व पीड़ित रहा इससे। बिल्कुल, ये इतनी बड़ी पेंडेमिक आई, तो उस समय एक्सप्लोरेशन कम हुआ। तो मैं पीड़ित तब हुआ जब मुझे एक्सप्लोर करने को नहीं मिला। ये जो हिमालय है, आप जब भारत देश के नक्शे के ऊपर चंद्राकार, भगवान शिव के चंद्राकार की तरह जो आकृति है ऐसे, वो हिमालय है। हिमालय 1600 मील लंबा है। 1600 मील का अर्थ होता है 2400 किलोमीटर। एक व्यक्ति अपने पूरे मानव जीवन में पूरे हिमालय के दर्शन नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। अगर चलना भी शुरू करे एक मानव जीवन में संभव नहीं है। अरे ईश्वर ने भारत भूमि को, भारत का शुभ्र मुकुट, हिमालय से हिमालय को मुकुट बना के भारत पे विराजमान किया है। भारत देश है जो, तो मैंने दुनिया के कुछ बुद्धिजीवी, कोई बहुत बड़े लेखक और जो एक्सप्लोर करते हैं नेचर को, उनसे मैंने पूछा यूरोप में भी कि आप की इच्छा क्या है। तो उन्होंने मुझे पूछा हिमालय। उनका उत्तर था हिमालय, कि मुझे मृत्यु से पहले जीवन में अगर कुछ देखना है तो मुझे हिमालय देखना है। चाहे वो भारत भूमि में हो, नेपाल में हो, तिब्बत में हो, भूटान में हो, हिमालय देखना है मुझे। और वो हिमालय देखते हैं। तो हिमालय घूमने का अवसर मिला, तो उस निर्णय ने आज जो मैं प्राप्त करता हूँ, जिस चीज़ को मैं एक्सपोज कर सकता हूँ आज अपने दर्शकों के आगे, यूथ के आगे, एडोलेसेंट्स के आगे, तो हिमालय ने बहुत चीज़ें दी। हिमालय ने संघर्ष करना सिखाया है। हिमालय ने वो ड्राइविंग सिखाई है कि मोटो स्पोर्ट्स के अंदर हम ऑफ रोडिंग कर सकें, झरनों में गाड़ी चलाना, झरनों के बीच में से डर्ट बाइक्स, बिल्कुल कीचड़ में से गाड़ियाँ निकाली हमने, पंचर हुई तो पंचर लगाए गाड़ी के, टफ बनाया, ठंडा पानी पिया। तो हिमालय बहुत सारी चीज़ें आपको देता है। और ये देखा भी है, मतलब आप लोग ध्यान से देखना, आपको बताता हूँ, ही इज अस्थमेटिक पेशेंट। कितने साल से हैं? हाँ, लगभग 12 साल हो गए। 12 साल से अस्थमेटिक पेशेंट हैं। और अस्थमेटिक पेशेंट को तो कहते हैं कि यार ज़्यादा ऊंचाई पे मत जाना, आपको दिक्कत आएगी। तो ये भी मतलब वहीं से रिलेट। मैं दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अस्थमा एक एलर्जी है, ना कि बीमारी। जैसे हमें परहेज में खट्टा, चिकना, ठंडा का परहेज देते हैं, अगर हम परहेज में चलते हैं और हिमालय के स्वभाव के अकॉर्डिंग, अनुसार हमारा आहार और विहार रहता है, तो दिक्कतें नहीं होती हैं। समस्याएं हमारी देन है, ईश्वर ने हमें आनंद दिया है। ना हमने किसी पेड़ पर पिज्ज़ा और समोसे ईश्वर ने लगा के दिया, कचौरियाँ लगाई। खाते हो आप फास्ट फूड वगैरह के? फास्ट फूड खाता हूँ मैं, इन केस कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। शौकीन भी हूँ, खाने का बहुत शौकीन हूँ। और अलग अलग कल्चर का, अलग अलग सिविलाइजेशन का, अलग अलग स्टेट्स का, अलग अलग कंट्रीज़ का फूड मुझे बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि आई बिलोंग टू राजस्थान तो मैं सिर्फ राजस्थानी खाना खाऊंगा। हर जहाँ की जैसी नीड है, हाँ, नीड के अकॉर्डिंग, और जहाँ का जो कल्चर है, जिस कल्चर में, जिस रंगभूमि में, जिस पृष्ठभूमि में, जिस सिविलाइजेशन में और जिस संस्कृति में जो चीज़ बनती है, वहाँ की टोपोग्राफी में, वहाँ की ज्योग्राफी में, तो वो सर्वोत्तम ही होती है। सर्वोत्तम। अच्छा, एक्सपीडिशन में ट्यूब फूड की जरूरत थोड़ी कभी पड़ती है? एक्सपीडिशन पे कभी ऐसा होता है कि आप जब बहुत ज़्यादा हाइट पर होते हो आप, तो देखिए सब, जैसे एवरेस्ट बेस कैंप है तो वहाँ आप दाल भात चल जाता है। उससे ऊपर आप जाते हो तो टीन पैक्ड फूड चलता है, रेडी टू सर्व जो आता है। उससे और ऊपर जाते हो तो आप लिक्विड लेते हो। उससे ऊपर जाते हो तो सिर्फ पानी बॉईल करके या फिर जूसेस पीते हो आप। जहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर लग जाता है साउथ कोल में, आप कुछ प्रोटीन पाउडर है या फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज यू फील दैट योर माइंड इज शार्प बट नॉट इन द हायर माउंटेन्स। ऑक्सीजन ही प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही होती है आपके पास। फिर ट्यूब फूड्स कुछ काम आता है। अच्छा। क्योंकि देखिए ट्यूब फूड्स आप लेंगे तो फिर वो एक्सक्रीटा बनेगा, तो वो फिर वो दिक्कत होती है ऊपर। तो हमें सिर्फ लास्ट में जब सबमिट पुश रहता है तो उस टाइम पानी, और पानी से भी ऊपर जब गला सूखने लगता है और मतलब जो आपको चाहिए वो है O2, ऑक्सीजन।
मास्क लगाने से और ऑक्सीजन की सप्लाई से गला सूखता है, मतलब बहुत कई बार टफ कंडीशन हो जाती है, उसको फेस किया है मैंने गला सूखने को। तो पानी के लिए आंखें तरसती हैं, कई बार हेलुसिनेशन हो जाता है, एक बार मुझे भी हुआ था। तो ट्यूब फूड्स हम यूज़ करते हैं, पर कभी कभार यूज़ करते हैं। अब दूसरे सवाल की ओर आता हूँ। एक तो जब हम बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, जैसे सपोज रिजॉर्ट्स हैं, फिर अभी आप ब्रांड्स में भी आ गए हो, आपने अपना ब्रांड भी लॉन्च कर लिया है, मैं अब दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत सही ब्रांड्स हैं। तो फाइनेंस की ज़रूरत होती है, हम इतने सारे एक्सपीडिशन करते हैं, तो ये सब मैनेज करते करते साथ में एक चीज़ है जो हमेशा छूटती भी लगती है सबको, वो है परिवार, वो है बच्चे। मतलब आप पीटीएम में जाते हो, बच्चों के जाते रहे हम। जी जी, मैं और धर्मपत्नी बारी बारी से जाते हैं। वो बैलेंस मेरे को बताओ आप कैसे करते हो, क्योंकि अब आप अगर निकल जाओगे तो आप 6 महीने बाद लौटते हो जी, और मैं यकीन करता हूँ कि बच्चे तो हमेशा साथ ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे, तो वो वाली जो लाइफ है उसको कैसे मेंटेन एंड बैलेंस हुआ है? वो देखिए, बैलेंस जो है, सबसे पहले तो स्टेट ऑफ माइंड है। आप गाड़ी भी लेके यहाँ से और स्टूडियो तक हम यहाँ तक आए हैं, गए हैं, बरसात हो रही थी बाहर, हम लेफ़्ट साइड में डायरेक्शन में ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग भी चल रहे थे, लाल बत्ती पे भी रुके, और टायर जो आधे पानी में थे हमने बड़ी सावधानी से निकाला कि पास वाले को छींटे ना लगे मानसून में। बिल्कुल। और यहाँ तक आए, हमने पाँव साफ़ किए, छतरी को बाहर रखा, बदन को पहुँचा और हम यहाँ बैठे। तो बैलेंस की तो हर चीज़ में आवश्यकता पड़ी हमें। हाँ। तो बैलेंस जो है, समय, मेरा ये मानना है, फाइनेंस करने वाले मिल जाएंगे, बात बताने वाले मिल जाएंगे। अगर आप जीवन में किसी को सबसे कीमती चीज़ अगर कोई दे रहे हैं तो वो समय है। सही कह रहे हैं, समय। आप जिसको अपना टाइम दे रहे हो दोस्तों, वो सोच समझ के देना। ये दुनिया की एक ऐसी चीज़ है, चीज़ नहीं बोलूँगा, ये समय से बड़ा समय तत्व भी नहीं है। समय काल है, समय गणना है, समय आयु है, समय जीवन है, जीवन चक्र है। तो हम जब अपना समय किसी चीज़ में खपाते हैं तो हम अपना सब कुछ दे देते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल। तो इस समय को, किस चीज़ को कितना समय दिया जाना चाहिए, इस बैलेंस को हमें बनाना है कि मुझे सोना कितने घंटे है, मुझे प्रिय है, मुझे भोजन की बातें करना, चटकारे लेना, हाँ, भोग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो भोग में मुझे कितना समय देना है और अपने काम में कितना समय देना है। कई बार काम की जब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, और ऑब्वियसली बढ़ती है, बिल्कुल, मेरी भी बढ़ती है, तो उसके अनुसार कुछ चीज़ें ज़रूर बाधित होती हैं। स्पष्ट आपने जो पूछा है तो उसका स्पष्ट आंसर, कुछ चीज़ें कई बार हम परिवार से दूर होते हैं, मन होता है लेकिन मन मारना पड़ता है। कई बार मारना शब्द नहीं कहूँगा, कि उस चीज़ के प्रति इतनी भूख होती है, उत्साह होता है चरम पर, कि और चीज़ों की पीड़ा में नज़र नहीं आती। मतलब दीवानगी अगर किसी चीज़ को लेकर है तो फिर उतनी हो कि बेटे का नाम बताओ ना आप, बेटे का नाम, मैं आपको दीवानगी शब्द से मुझे याद आता है। 2 बेटे हैं मेरे जी। बड़े का नाम है शिखर और छोटे का नाम है हिमालय। मतलब मैं सिर्फ दीवानगी है ना, ये 2 शब्द 2 नाम से आप ये जान सकते हो कि किस हद तक वो आप हिमालय से जुड़े हुए हो। मतलब तो पंडित जी ने नाम वाम दिखाए थे या सोच कर रखे थे कि मैं शिखर और हिमालय रखूंगा? प्रभु का आशीर्वाद रहा कि राशि भी उसी अकॉर्डिंग आई। वाह। तो और हिमालय के तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अच्छा, तो वहाँ कहीं ना कहीं से तो वो चीजें, मतलब हम अगर चाहें जी, तो कुछ तो भी जुड़ possible सकते हैं, हम चाहे तो हम जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम रहें या ना रहें लेकिन नाम हमेशा रहता है। नाम हमेशा रहता है, बिल्कुल। नाम इसलिए आवश्यक है, लोग कहते हैं कि नाम में क्या रखा है। सबसे पहला संबोधन किसी व्यक्ति के चरित्र के अंदर जो उसके साथ आता है और साथ जाता है, वो है नाम। अब जिसका नाम हिमालय होगा तो दूसरा जिस नाम से हम परिचित या अपरिचित उसको पुकारता है, तो उसकी जिह्वा पे एक बार हिमालय ईश्वर का नाम है, पुकारा जाएगा जी। और जिसे पुकारा जा रहा है वो, उसके अंदर एहसास होगा सम्मानजनक कार्य करने का। जैसे किसी का नाम दुर्योधन नहीं होता। हाँ, विभीषण नाम नहीं सुना होगा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं सुना होगा। तो नाम जो है वो आपको एक पहचान देता है और प्रेरित करता है कि आप से अपेक्षाएं कुछ की जाती हैं। मैंने एक पेज देखा था
क्रिकेट तेंदुलकर, और उसमें क्रिकेट के बाद CRICKET, टी के आगे दूसरा टी तेंदुलकर का नहीं लगा, ई से स्टार्ट हो गया वो शब्द। अच्छा, क्रिकेट तेंदुलकर, गॉट इट, ठीक है। हाँ, तो सचिन रमेश तेंदुलकर ने पूरी दुनिया को बताया कि क्रिकेट क्या है। क्या है, बिल्कुल। क्रिकेट उनके खून के कतरे कतरे में है। समानार्थी आप हो ही जाते हैं इतना, बिल्कुल। तो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में? बच्चों का प्रारब्ध बताएगा, उनका कर्म बताएगा। अभी हम देखिए जिस विषय पर चर्चा चल रही है उसमें हम एक चीज और इसमें कह देते हैं कि आप अपेक्षाएं मत कीजिए। हाँ, मैं कोई परिपाटी नहीं डाल रहा। आप मान लीजिए कि जो इस आज की भेंट वार्ता में मनु ग्रोवर के साथ जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने वो सब कुछ मान लिया तो आपने सत्य का गला घोट दिया है। मैं आपको अब सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिल्कुल, मैं अपने विचार बता रहा हूँ आपको, जो मैंने महसूस किया है। मैं किताबें कम पढ़ता हूँ, फील्ड में ज़्यादा रहता हूँ। तो आप मानते हैं तो मानिए उस चीज़ को, और मानने के बाद में उसमें एडिटिंग कीजिए या सर्वे कीजिए, रिसर्च वर्क कीजिए। तो हम किसी से अपेक्षा करते कि नहीं ये तो IAS ही बनेगा। किसी व्यक्ति का उसकी इच्छा है, मुझ पे किसी ने प्रेस नहीं किया था। बिल्कुल। आधा कलर तो आप वैसे ही घोट देते हैं, अगर आप उस पर मार्का लगा देंगे तो जब बनना तो यही पड़ेगा। तो उसका कर्म, उसकी रुचि, फिर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है उस चीज़ में हम जरूर मार्गदर्शन दे सकते हैं। हाँ। माँ बाप है, गुरु है, सोसाइटी है, या जो स्पेशलिस्ट है अपने अपने फील्ड के, हम प्लेटफॉर्म देने में इतनी मदद कर सकते हैं कि कार्य करने की पद्धति कौन सी लेनी है। जैसे मेरे को नहीं प्राप्त हुई ये चीज़, कर करके पता चली, तो हम उनको दिशा बता सकते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी को, देश को बता सकता है कि कैसे एसोसिएशन से जुड़ा जाता है, कैसे काम किया जाता है, या खेलने की पद्धति क्या है, क्या नहीं करना है, ताकि शारीरिक चोट ना पहुंचे, उसका करियर सफल हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब छोटी सी मैं दिखाऊंगा आपको, जस्ट मेरे सामने इनका जो नया ब्रांड है। नाम ब्रांड का, आपके ब्रांड का नाम है कैंप इंडिया एडवेंचर्स, ओके। और उसके अंदर अलग अलग नाम के प्रोडक्ट्स हैं। ये ब्रांड्स, मतलब इतने सारे ब्रांड थे मार्केट में, पहले भी थे, मतलब ममता हमेशा नॉर्थ फेस है और ब्रांड्स है आते रहे हैं, बट पर्टिकुलरली हमारे जैसी ऑडियंस के लिए मैं देख रहा हूँ, वो मेरे को एक बार वो दो ना बैग। हाँ, नीचे वाला वो कैच ही करा दो, हम भी एडवेंचर ही करेंगे। हाँ, ये आप ही का ब्रांड है ना? जी नहीं, ये हमारा ब्रांड दूसरा है। अच्छा, ये ब्रांड दूसरा है। ओके। ये इंपोर्ट किया है हमने। अब आप देख रहे हो इतनी सी चीज, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आपको सोने के लिए बेड की जरूरत नहीं है। आप जंगल, नदी, कहीं भी जाओ, एंड हाउ कॉम्पैक्ट इट इज। तो ये एक्सपीडिशन क्वालिटी का स्लीपिंग बैग है। अच्छा। जो कि कैंप इंडिया एडवेंचर्स ने इंपोर्ट किया है, और ये जो स्लीपिंग बैग है ये आप एक्सपीडिशन में यूज कर सकते हैं। ये प्रोफेशनल ट्रैकिंग के लिए है। ओके। ये एक्सपीडिशन में -20 में भी ये यूज होगा। आप मैट पे, टेंट के अंदर स्लीपिंग बैग, इसमें फेदर है, डाउन फेदर, बत्तख की पेट के नीचे के पंख जो होते हैं, ओके, तो डाउन फेदर कहलाता है। डाउन फेदर आपको -20 तक, ये -20 कैपेसिटी का रुकसैक है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आपके फील्ड में ये भी इंपॉर्टेंट है ना कि आप जो इक्विपमेंट्स है यूज कर रहे हैं, एक मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट्स हों। मैंने बताया कि लॉजिस्टिक जिसके पास स्ट्रॉन्ग है तो आधी जीत तो वैसे ही हो जाती है। आपको वो कैजुअलिटी का शिकार नहीं होने देगा। एंड हाउ टू यूज द इक्विपमेंट्स, ये बहुत जरूरी है। उनको कैरी करना, कहते हैं कि एक रुकसैक, जो पिठू बैग जिसको हिंदी में बोलते हैं, रुकसैक को पैक करना, अगर वो पैकिंग नहीं आ रही है तो एक माउंटेनियर की सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन होती है। वो हाउ टू पैक द रुकसैक, ये भी आपको तो लिया है, पर हाँ पता होना वापस कैसे बांधेंगे उसको? स्लीपिंग बैग कहाँ जाएगा, सेकंड कैंप शूज कहाँ डालने हैं, वाटर बोतल कहाँ जाएगी, मेडिकल बॉक्स कहाँ जाएगा, मैट्रेस कब बांधना है, बरसात के अकॉर्डिंग मैट्रेस आड़ा लेना है या सीधा लेना है, तिरछा लेना है। तो कैंप इंडिया भी टोटल प्रोडक्ट्स की रेंज है, मतलब राइट फ्रॉम कुकिंग इक्विपमेंट्स एंड वो सब चीजें। ये हमने क्या किया है कि मल्टी ब्रांड डाला है हमने। ओके। और जो हमारा प्रोडक्ट नहीं है तो हमने जो बेहतरीन प्रोडक्ट है उसको हमने मल्टी ब्रांड शोरूम में डाल दिया अपने साथ में, ताकि व्यक्ति को ये आवश्यक नहीं, व्यापार के अंदर मैं अगर किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा हूँ या इंपोर्ट नहीं कर रहा हूँ तो उस तक वो पहुँचे नहीं। अगर जो टेक्नोलॉजी है, जिसने रिसर्च वर्क किया है, वो टेक्नोलॉजी आम व्यक्ति तक आनी चाहिए। तो लोग हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए, एक्सपीडिशंस करने के लिए आते हैं, तो पूछते हैं तो हम उनको पहले बाहर भेज देते थे। अब हमारे पास ये हमारा बेस मेन वर्क नहीं है, पर ये साइड वर्क है हमारा। लेकिन
लोग आते हैं अच्छे क्वालिटी के रुकसैक्स, विंड चीटर्स, ट्रैकिंग बूट्स, स्लीपिंग बैग्स, मैट्रेसेस, ट्रैकिंग स्टिक्स, बालाक्लावा, कैप्स, हेड्स, गॉगल्स, लाइफ जैकेट, तो ये सारा आइटम लोग लेते हैं जो ट्रैकिंग में या फिर एक्सपीडिशन में मतलब देखो यात्रा का जो हम सामान शोरूम से ले सकते हैं या नॉर्मल दुकान से, तो वो सामान अच्छा आता है ऑफ कोर्स, लेकिन वो स्पेशलिस्ट नहीं होता सामान। एग्जैक्टली मतलब आप एक्सपर्ट की अगर एडवाइस के साथ चीज़ें लेंगे तो और मज़े ही आ जाते हैं। अच्छा, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी और मैं लास्ट के 3-4 मिनट इसीलिए सबसे ज़्यादा दुखी होता हूँ क्योंकि आप जैसे व्यक्ति के साथ जब बैठते हैं तो लगता है 4-5 घंटे का समय तो कम से कम चाहिए, बट मजबूरी ऐसी है कि हमको 40-50 मिनट 1 घंटे में इसको करना होता है। तो लास्ट कुछ बस ये बता दीजिए, एक फिल्में देखना पसंद है आपको? सिर्फ पैट्रियोटिक ओनली? तो लास्ट कौन सी देखी थी आपने? मुझे तानाजी जैसी फिल्म पसंद है। ओके, उरी देखी होगी आपने? उरी मुझे पसंद है। राजी देखी होगी आपने? जी 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 जी। ओनली पैट्रियोटिक फिल्में देखते हैं आप? मुझे पैट्रियोटिक ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद, अच्छा। अदरवाइज कम इंटरेस्ट है? और कुछ फ्लोरा फोना से जुड़ी हुई है जिसमें डॉक्यूमेंट्रीज हैं कुछ, अच्छा, और जिसमें या फिर नेचर के शॉट्स हो जिसमें ज़्यादा, इसमें प्रकृति को बहुत उम्दा तरीके से फिल्माया जाता है, तो वो मैं देखना पसंद। खाली समय वैसे तो नहीं होता होगा, बट स्टिल कभी ऐसे मिलता है तो सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? सोना भी हो सकता है, मैं इसमें एकदम कोई वो नहीं सोच रहा हूँ। जब लगता है कि ये मेरा समय है, अगला 2 घंटे आज मैं फ्री हूँ, तब क्या करना पसंद करते हैं? संगीत, बांसुरी इसी वजह से बजाना सीखना स्टार्ट किया था? बांसुरी, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते हैं। पहाड़ों में चलते चलते बांसुरी मैंने, अच्छा, प्रोफेशनली सीखी है या बस नहीं, बजाते बजाते सीखी। मैं कभी इनका वीडियो आपको ढूंढ के दूंगा, बांसुरी का अलग से लगाऊंगा साथ में। संगीत, वो गज़ल सुनाइए ना, जब जाना ही है तो आप इत्मीनान से गज़ल सुन के जाएंगे। 2 लाइनें सुनाऊंगा मैं कि सुर्ख रूह हो ताहे इंसान, ठोकरे खाने के बाद रंग लाती है हिना, पत्थर पे पिस जाने के बाद ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद होश की बातें करूँगा, होश में आने के बाद ला पिला दे साकिया। वक्त सारी जिंदगी में वो कहता है 2 ही गुजरे हैं कठिन, एक तेरे आने से पहले और एक तेरे जाने के बाद। क्या ताले यार, आप लोग भी बजा सकते हो, ऐसे सबको पता है पीछे क्रू रहता है हमारा। कमाल के इंसान हो आप सही में, मतलब सिर्फ एज ए प्रोफेशनल नहीं देखोगे ना, अगर बैक एंड पे आके देखोगे तो मज़ा आता है आपसे बात करने पे। और मैं जाते जाते सारी ऑडियंस को बस ये कहता हूँ, अगर आप पैशनेट हो ना अपनी चीज़ को लेकर और अंदर तक घुसे हुए, तो आपको लगेगा कि रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। आज आप देखो, आप मेरे ख्याल से लगभग 1-1.5 लाख बच्चों से तो साल भर में मिल ही लेते होगे, ज़्यादा मिलते होगे जिनको आप। हाँ बिल्कुल, लगभग मतलब इतने सारे सेशंस लेते हैं, मोटिवेशनल और नॉलेज वाले सेशंस होते हैं। आप अगर इनका 1 घंटे इनके साथ बैठोगे ना, उसमें 50 मिनट ही आपसे बात करेंगे तो आपको नॉलेज देंगे चीज़ों की। तो अपनी जो विधा है उसको आप फैला भी रहे हैं। सब नया ब्रांड आ गया, आपको पता है कि अगर मुझे कहीं जाना है तो देयर इज़ अ पर्सन जो आपको बता सकते हैं, देयर इज़ अ ब्रांड जो आपको बता सकते हैं। प्लस हिमालय में भी आपने अपनी पूरी, देखिए जयपुर मेरा कर्म भूमि है, मेरा ऑफिस है, कंपनी और शोरूम यहीं से कंडक्ट होता है। मैं यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ इस इंटरव्यू के थ्रू कि आप, आज हम एंड्रॉयड की दुनिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑनलाइन, उबेर, ऑटो ड्राइवर, खाना, रेस्टोरेंट, सब कुछ टिप्स पर जा रहा है। मैं ये मान लीजिए हम किसी को बधाई भी दे रहे हैं तो हम व्हाट्सएप पर किसी को गुलदस्ता भेज देते हैं, तो एक्चुअल गुलदस्ते जाने बंद हो गए हैं। तो हम एक ऐसी ज़िंदगी में, ठीक है सुविधाजनक है, पर इसमें कुछ चीज़ें फेक भी होती हैं। बिल्कुल। तो मैं मेरी यूथ से एक गुजारिश करूँगा कि आप लोग साल में 2 बार, और अगर 2 बार संभव नहीं है तो 1 बार कम से कम आप पर्वतों में जाइए, नदी किनारे बैठिए, सेल्फ कुकिंग कीजिए, कैंप फायर कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए, नंगे पैर उन बुग्यालों में, प्रकृति के मखमली गलीचे, उत्तुंग शिखर, हरियाली, बर्फ आच्छादित शिखर और उन जंगलों में, देवदार के सघन पेड़ों में
अखरोट के बगीचे, अखरोट की खुशबुओं के अंदर आप एक बार जाइए और एक्सपोज कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए उस और चीज़ों जाइए भी ऐसे नहीं कि बस बस पकड़ी और जाके घूम के कैफे में बैठ के वापस आ गए हैं। जाइए गौरव जी जैसे किसी मतलब ऐसे लोगों के पास जाइए जहां पर आप उन 3 दिनों में सब कुछ एक्सप्लोर करें, सीखें, ट्रैक करें और करें। अगर मतलब करेरी एक, देखिए मैं विज्ञापन भाव से तो नहीं कहूँगा, विज्ञापन भाव में जाता भी नहीं हूँ मैं, बहुत मैं आपको बताता हूँ जी। कि बहुत अच्छा आपने, जैसे क्योंकि आपने करेरी को इसलिए याद किया कि आप खुद वहां गए हैं। मैंने जिंदगी की पहली स्नोफॉल आपके साथ देखी थी, वो भी तब जब मौसम नहीं था, ऑफ सीजन में। हाँ। बस मैं पूछ रहा था, मैं कहा भैया कभी ऐसे स्नोफॉल आ सकती है क्या? तो इनका मैं बताता हूँ, हम जब उतर रहे थे ना तो ये कहते देखते जाओ क्या क्या हो सकता है, और हम नीचे उतरे और स्नोफॉल था, तो इसलिए वो अमिट छाप है मेरी जिंदगी से कभी निकल नहीं सकती है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जिला कांगड़ा है जी, एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है धर्मशाला। हाँ, तो धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूर एक स्थान है जिसका नाम है करेरी। करेरी एक विलेज है, बहुत सुंदर, एक जिसे बोलते हैं कि सपनों का सा एक गाँव है, और 6000 फीट की ऊंचाई पर वहाँ पर एक एडवेंचर इंस्टीट्यूट कम कैंप है जिसका नाम है कैंप इंडिया एडवेंचर्स करेरी। तो देवदार और चिनार के जंगलों के बीच में और नदी किनारे 24 घंटे नदियों की कल कल करती ध्वनि, और अखरोट के पेड़ और देवदार के पेड़ों का, चीड़ के पेड़ों का, रोडोडेंड्रोन का, बुरांस का सानिध्य, बन के पेड़। तो उस हाइट पे एक ऐसा स्थान जहाँ नदी की आवाज़ के साथ आप सोते हो, अच्छी ठंड होती है वहाँ, और एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के लिए पूरे संसाधन वहाँ मौजूद हैं। जैसे रॉक क्लाइंबिंग है, रैपलिंग है, कमांडो नेट, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग, और इसके साथ स्पिरिचुअल सेशंस और कई बार स्पेशल योगा प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो हर प्रकार का टेस्ट वहाँ मौजूद है। मैं मांगता हूँ कि बहुत ही भागते दौड़ते हिल स्टेशन में, जैसे अभी आपने कहा कि कैफे में चले गए हम, धर्मशाला वाली जो कैफे कल्चर है वहाँ आप क्या ही सीख लोगे और क्या ही आप मतलब 1-2 घंटे से ऊपर हम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो जाओ वहाँ जहाँ आपको एक्चुअली पता लगे जी। तो आपको ऐसा स्थान पर आकर कुछ समय अपने साथ गुजारना चाहिए ताकि आप खुद को जान सकें और थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट आए और आप प्रकृति को का सामीप्य पा सकें। वहाँ आप नो इंटरनेट जैसी भी कुछ फैसिलिटीज दे दीजिए ना, कि 2 दिन मेरे पास अगर आना है तो आप अपने फ़ोन इंटरनेट सब छोड़ के आएंगे। देखिए तो ये बात बहुत कीमती है, पर अधिकतर लोग है ना इसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ इफ़ यू ऑफ योर सेल फोन देन यू विल फाइंड ए बेटर कनेक्शन। तो हमें खुद से बात करने का टाइम मिलता है, भोजन बहुत अच्छा पचता है, हाँ। हम हिमालय का मीठा पानी पीते हैं, अलग अलग तरीके की चिड़ियाओं की आवाज़ें आती हैं वहाँ पे, वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ की, और नदियों की आवाज़ में हमें किसी टीवी वेबसाइट से म्यूज़िक डाउनलोड नहीं करना पड़ता, वो म्यूज़िक लाइव चल रहा है। तो आप महसूस कीजिए इस सौंदर्य को, इस सुंदरता को मेरे साथ, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस भी एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बने, जो कि आपके ना सिर्फ कैमरे पे बल्कि एक हृदय पर अमिट छाप छोड़ दे। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, और एक बार हमारी सफल कहानी के लिए भी आप, मैं इस उपक्रम को, इस प्रयोग को, मनु ग्रोवर के इस प्रयोग को और पूरी टीम को, ना सिर्फ मनु को, मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप जिस जिस व्यक्ति के टच में आए, जिस जिस व्यक्ति की आप गाथा अपने चैनल पर बता रहे हैं, उसमें से आप कुछ कुछ गुणों का समावेश करते जाएंगे और अपने व्यक्तित्व को, अपने चैनल को और अपने संस्थान को उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाएंगे। आप जानते हैं उत्तरोत्तर वृद्धि का अर्थ? उत्तरोत्तर, उसको दक्षिणोत्तर क्यों नहीं कहते, उत्तरोत्तर क्यों कहते हैं? एक नया विषय और आ गया क्लोजिंग जाते जाते। उत्तरोत्तर इसलिए है कि उत्तर में हिमालय है, एंड हिमालय इज द ओनली माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड जो ग्रोइंग कर रही है। ये मैंने बचपन से वैसे देखा है अपने साइड में ना, हमेशा जब भी बोलेंगे तो बोलेंगे आज तो उत्तराधि चल रही है, लेकिन उसके अलावा मतलब मुझे दूसरी हवा भी तो चल सकती हो, उसका कोई शब्द नहीं बोलते। पूर्वा पछुआ हवाएं भी चलती है। अच्छा। हाँ, लेकिन कहते हैं पछुआ चलती है तो बुजुर्ग के घुटनों में दर्द होता है, वो डिजीज को बाहर निकालती है। उत्तरोत्तर वृद्धि करो, उत्तर में हिमालय इज द ओनली माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड जो कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। ये दुनिया की ऐसी माउंटेन रेंज है जो ग्रो करती है। जैसे अरावली खत्म हो गई, इसका उपसंहार हो रहा है। इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट रेंज, माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, जो राजस्थान में अरावली है। तो हिमालय
वृद्धि कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें, आपका चैनल, आपका संस्थान उत्तरोत्तर वृद्धि करे, और बने रहिए हमारे साथ, और हम फिर मिलेंगे शायद पर्वतों में। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ बस लास्ट में, ये मुझे दिख गया अभी, ये आप अभी भी यूज़ करते हो, मतलब इसका ये बटन वाला फ़ोन है, ये इट लुक्स लाइक सैटेलाइट फ़ोन। एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा था। इट लुक्स लाइक सैटेलाइट फ़ोन। सैटेलाइट फ़ोन भारत में यूज़ करने का अधिकार नहीं है। विशेष परिस्थितियों में, रेस्क्यू में फोर्सेज इसको यूज़ करती हैं, या फिर माउंटेनियर यूज़ करते हैं विद द परमिशन बाई IMF की परमिशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन से। हमने जो एवरेस्ट में यूज़ किया या एक्सपीडिशन में यूज़ किया, इट लुक्स लाइक ए सैटेलाइट फ़ोन बट इट इज़ ए बटन फ़ोन, पर इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और ये माउंटेन में बहुत अच्छा वर्क करता है। अच्छा, इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। बैटरी दिखाओगे इसकी क्या? 2 सेलफोन के बराबर इस बैटरी का वेट है। ये देख रहे हो आप लोग, ये बैटरी है इसकी, कमाल है। इस बैटरी से मेरा मतलब ऑलमोस्ट आजकल इतने से बड़े थोड़ा सा कर लोगे तो कैमरे, बड़े बड़े कैमरेज की बैटरी आ जाती है। क्योंकि माउंटेन में हमें चाहिए होती है जिसकी ध्वनि तेज हो। तो आप ये कैरी करते हैं? जी जी जी। ओके, और सेम नेटवर्क फोन ही है ये भी? जी जी जी, नेटवर्क फोन है ये, पर इसका जो कैपेसिटी है नेटवर्क की पकड़ने की वो अच्छी है, और उसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। तो ये फ़ोन चार्ज कर देता है, सोलर पैनल चार्ज कर देता है, बैटरी चार्ज कर देता है, तो काफ़ी हद तक ये एक वफादार साथी है। आदत भी है। मैं आपको बस एक एग्जांपल देता हूँ, जगदीश चंद्र कातिल साहब हैं जी, वो स्मार्टफोन के साथ ये रिसीवर यूज करते हैं आज भी जी जी, कनेक्ट किया हुआ है। वो कहते हैं मुझे सुख ही फ़ोन से मिलता है, फ़ोन में बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो ये अपने अपने हैं चीज़ें। जी जी जी। ऑल राइट, एकदम मज़ा आ गया इसमें। जाते जाते हम सिर्फ धन्यवाद कहेंगे, और देखते रहिए सफलकहानी.com। हम कोशिश करते हैं कि हमेशा स्टोरीज ऑफ ट्रू इंस्पिरेशन लेकर आएँ, ताकि आपको सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलें, और आप ऐसे संसार में चले जाएं जहां पर आपको लगे कि छोटी से छोटी और बड़े से बड़ी खुशियां अगर आप अपने अंतर्मन से निकाल कर महसूस कर सकते हैं तो आप हमेशा खुश रहेंगे। मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे थे सफल कहानी का एपिसोड। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।